41 मौतें, सैकड़ों परिवार विस्थापित, स्कूल और रेल सेवाएं ठप। जम्मू और कश्मीर में हाल की बाढ़ और भूस्खलन ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। इस विश्लेषण में हम जानेंगे इस आपदा के कारण, इसका असर, राहत बचाव के प्रयास और आगे की बड़ी सीख। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360, जहां बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं। 24/7 अपडेटेड, बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। आज हम गहराई से चर्चा करेंगे जम्मू और कश्मीर में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन पर, जो 26 और 27 अगस्त 2025 को हुई। तो बात जम्मू और कश्मीर की है, जहां 26 और 27 अगस्त को कह सकते हैं कुदरत का एक भयानक रूप देखने को मिला। जी हाँ, बिल्कुल। कई जिले जैसे रियासी, डोडा, जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, ये सब इसकी चपेट में आए। और जो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक हैं। हाँ, आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं। कम से कम 41 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, और ये संख्या बढ़ भी सकती है अभी। 41, और इसमें एक स्पेसिफिक ट्रेजेडी रियासी जिले की है ना, माता वैष्णो देवी के रास्ते पर। जी हाँ, वो सबसे दुखद पहलू है शायद इस आपदा का। रियासी जिले में जो माता वैष्णो देवी का तीर्थ यात्रा मार्ग है, वहां भूस्खलन हुआ, मतलब लैंडस्लाइड, और उसमें 34 श्रद्धालुओं की जान चली गई। ओह, 34। जी, और इसके अलावा डोडा जिले में भी 4 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये मतलब हर नंबर के पीछे एक परिवार की कहानी है, एक त्रासदी है। बिल्कुल। और इन घटनाओं के पीछे मुख्य कारण क्या रहे? मौसम के लिहाज से क्या हुआ ऐसा? देखिए, इसके पीछे ना कोई एक कारण नहीं है, ये कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। सबसे प्रमुख तो है रिकॉर्ड तोड़ बारिश, मतलब जिसे कॉले रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल। अच्छा। उसके साथ ही बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुए, लैंडस्लाइड्स, हाँ। और नदियों में भयानक बाढ़ आई, जिसे हम रिवराइन फ्लडिंग कहते हैं। रिवराइन फ्लडिंग मतलब नदियों का पानी बाहर आ गया। हाँ, बिल्कुल। खासकर झेलम नदी, जो आप जानते हैं कश्मीर वैली की लाइफलाइन है, वो अनंतनाग और श्रीनगर जैसे बड़े शहरों में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही थी। ओह। नतीजा ये हुआ कि जो नदी किनारे बसे रिहायशी इलाके थे या कमर्शियल इलाके थे, वो सब पानी में डूब गए। तो ये कोई सामान्य बाढ़ नहीं थी, ये एक प्रॉपर एक्सट्रीम वेदर इवेंट था। समझ गया। तो एक साथ इतनी सारी मुसीबतें, इसका फिर आम लोगों पर और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मतलब सड़कों, पुलों वगैरह पर क्या असर पड़ा? असर बहुत गहरा और कह सकते हैं चौतरफा है। जो 41 मौतें हुई हैं, उनके अलावा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 6000 लोगों को, सोचिए 6000 लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, इवैक्यूएशन करना पड़ा। 6000 लोग, काफी बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और फिर बच्चों की सेफ्टी के लिए स्कूल बंद करने पड़े, रेल सेवाएं रोकनी पड़ी, सस्पेंडेड करनी पड़ी, और कई इलाकों में बिजली और फोन लाइंस, मतलब जो हमारी टेलीकॉम सेवाएं हैं, वो भी ठप हो गई, आउटेजेस हुए। इससे हुआ ये कि संपर्क साधना और जो रेस्क्यू एफर्ट्स चल रहे थे, उनमें और ज्यादा मुश्किलें आईं। हाँ, कम्युनिकेशन तो बिल्कुल जरूरी होता है ऐसे टाइम में। और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है? कुछ खबरें आ रही थी पुल टूटने की, तस्वीरें भी दिख रही थी। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत भारी क्षति पहुंची है। जैसे जम्मू शहर में तवी नदी पर एक महत्वपूर्ण पुल है, उसका एक हिस्सा ढह गया, कोलैप्स कर गया। ओह। इससे शहर की आवाजाही पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। कई मेन हाईवेज और जो अंदरूनी सड़कें हैं, वो या तो पानी में डूब गई, या फिर जो लैंडस्लाइड्स हुए उनके मलबे से पट गई। अच्छा। सोशल मीडिया पर तो तस्वीरें भरी पड़ी हैं, आपने भी देखी होंगी। गाड़ियां पानी में खिलौनों की तरह तैर रही हैं, और कई घर वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए, क्योंकि बाढ़ का पानी और लैंडस्लाइड का मलबा, उसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि बुनियाद ही कमजोर हो गई। ये दिखाता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद इस स्केल की आपदा झेलने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। ये वाकई चिंता की बात है। ऐसी भयानक स्थिति में राहत और बचाव कार्य, मतलब रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस, वो कैसे चल रहे हैं? कौन-कौन सी एजेंसीज इसमें लगी हुई हैं? देखिए, ऐसी बड़ी आपदा में ना एक मल्टी एजेंसी रिस्पांस की जरूरत होती है, और वो जमीन पर दिख भी रहा है। हमारी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स अपने हेलीकॉप्टर से जो मुश्किल जगहों पर लोग फंसे हैं, उन्हें निकालने का काम एरियल रेस्क्यू कर रही हैं।
हाँ, हेलीकॉप्टर वाली तस्वीरें आई थी। जी, और जमीन पर हमारी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, इनकी टीमें तैनात हैं। ये वो ट्रेन्ड पर्सनल है जो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए स्पेशली ट्रेन्ड होते हैं। अच्छा। और साथ ही जो लोकल पुलिस है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन, वो लोगों को सुरक्षित निकालने, इवैक्यूएशन में और राहत सामग्री पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बचाव के तरीके क्या अपनाए जा रहे हैं? जैसे आपने बताया हेलीकॉप्टर और क्या तात्कालिक मदद, इमीडिएट रिलीज भी दी जा रही है? हाँ, बचाव के लिए नाव, बोट्स का भी इस्तेमाल हो रहा है और हेलीकॉप्टरों का भी, ताकि बाढ़ में फंसे हजारों लोगों तक पहुंचा जा सके। इसके साथ ही तुरंत मेडिकल सहायता, मेडिकल एड मुहैया कराना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। उसके लिए अस्थायी टेम्पररी मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। आर्थिक मदद की बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं, डीसीज, उन्होंने इमरजेंसी फंड्स जारी किए हैं ताकि लोकल लेवल पर जरूरी चीजें खरीदी जा सकें। और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एलटी गवर्नर, उन्होंने भी एक मानवीय कदम उठाते हुए प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए 9 लाख रुपए के मुआवजे, कॉम्पनसेशन की घोषणा की है। 9 लाख रुपए? जी, ये कदम पीड़ित परिवारों के दुख को कम तो नहीं कर सकता, जाहिर है, पर उनकी तात्कालिक आर्थिक मदद जरूर करेगा। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्य भी जिनके नागरिक इस हादसे का शिकार हुए, वो भी अपने स्तर पर मुआवजा दे रहे हैं। ये देखना महत्वपूर्ण है कि संकट की इस घड़ी में राजनीतिक मतभेद अक्सर पीछे छूट जाते हैं। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्रधानमंत्री मोदी से बात की और केंद्र से जो मदद का आश्वासन मिला उसके लिए धन्यवाद दिया। ये एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी उदाहरण है, खासकर आपदा के समय। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आपदा के समय एकजुटता दिखना जरूरी है। अब जरा इस घटना के पीछे के मौसम विज्ञान, मीटेरियोलॉजी को समझते हैं। ये यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी और पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। हाँ, ये जरूर जानना चाहेंगे। तो देखिए, जो जम्मू शहर में हुआ वो बिल्कुल असाधारण था, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। सिर्फ 24 घंटे में रफली 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 380 mm एक दिन में? हाँ, सिर्फ 24 घंटे में। और आपको अंदाजा देने के लिए बता दूं, 1910 के बाद से जम्मू शहर में एक दिन में हुई ये सबसे ज्यादा बारिश है। बाप रे, 1910 के बाद? जी, इसको और समझने के ये देखिए, पूरे अगस्त महीने में जम्मू शहर की जो एवरेज रेनफॉल होती है, औसत बारिश, वो लगभग 400 mm होती है। अच्छा, पूरे महीने की 400 mm? हाँ, और यहाँ क्या हुआ कि जो बारिश सामान्य तौर पर पूरे महीने में होती है, वो सिर्फ 24 घंटे में हो गई। आप सोच सकते हैं? मतलब सारा पानी एक साथ बरस गया। बिल्कुल। इसी तरह पास के उधमपुर जिले में तो 24 घंटे में 629 mm बारिश हुई। 629, ये शायद उस इलाके के लिए एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है। अब बस कल्पना कीजिए कि इतनी ज्यादा मात्रा में पानी जब अचानक गिरेगा तो नदियों और नाले उसे कैसे संभाल पाएंगे। प्रशासन के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। तो वैज्ञानिक तौर पर, मतलब साइंटिफिकली, इसका कारण क्या बताया जा रहा है? ये अचानक इतनी बारिश क्यों हुई? क्या ये नॉर्मल है? नहीं, ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों, मीटरोलॉजिस्ट्स के अनुसार ये दो अलग अलग मौसमी सिस्टम्स का एक बहुत ही अनयूजुअल संगम था। एक तरफ एक काफी इंटेंस मॉनसून डिप्रेशन था। मॉनसून डिप्रेशन? हाँ, जो सामान्यतः बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से नमी लेकर आता है। और दूसरी तरफ एक बहुत एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? वो तो सर्दियों में आता है ज्यादातर। हाँ, ज्यादातर सर्दियों में बारिश और बर्फबारी लाता है, जो ईरान पाकिस्तान के रास्ते नमी लेकर आता है। लेकिन कभी-कभी ये मॉनसून के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, और इस बार ऐसा लगता है कि इन दोनों सिस्टम्स का प्रभाव एक साथ और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ देखने को मिला। ये एक रेयर कॉम्बिनेशन था। अच्छा, तो ये दो सिस्टम्स मिल गए। क्या कोई और फैक्टर्स भी थे जिन्होंने मतलब स्थिति को और बिगाड़ दिया? हाँ, बिल्कुल। इसमें भौगोलिक और कुछ मानवीय कारक भी जुड़ जाते हैं। देखिए, जब इतनी ज्यादा बारिश होती है तो पहाड़ी ढलानों, जो हिल स्लोप्स होते हैं, उनकी मिट्टी पूरी तरह से संतृप्त हो जाती है, सैचुरेटेड, मतलब उसमें पानी भर जाता है। हाँ। इससे मिट्टी का वजन बढ़ जाता है और उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। यही चीज फिर बड़े पैमाने पर भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स का कारण बनती है, खासकर उन ढलानों पर जहां या तो पेड़ कम है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है। राइट। दूसरा फैक्टर है नदियों की अपनी क्षमता।
झेलम जैसी जो बड़ी नदियां हैं उनकी एक जल वहन क्षमता होती है, चैनल कैपेसिटी कहते हैं इसे। मतलब नदी अपने दायरे में कितना पानी बहा सकती है। अच्छा। इस अप्रत्याशित और अत्यधिक बारिश के कारण नदियों की ये चैनल कैपेसिटी पार हो गई, एक्सीड कर गई। और जब नदी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पानी नहीं ले जा पाती तो वो क्या करती है, वो किनारों को तोड़कर आसपास के इलाकों में फैल जाती है। इसी को हम बाढ़ या फ्लडिंग कहते हैं। ये सब सुन के तो 2014 की जो भयानक बाढ़ आई थी कश्मीर घाटी में, जी। उसकी याद आ जाती है। उसने भी भारी तबाही मचाई थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमने उस अनुभव से कुछ सीखा है या नहीं? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी 2014 और 2025 की कुछ मिलती जुलती तस्वीरें शेयर की हैं। जी हाँ, मैंने भी देखा। और सवाल उठाया है कि पुल तब भी टूटे थे, अब भी टूटे। तो इन 11 सालों में क्या सुधारात्मक कदम, करेक्टिव स्टेप्स उठाए गए? ये एक बहुत ही जायज़ और गंभीर सवाल है, खासकर गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के नज़रिए से, जो यूपीएससी जीएस पेपर 3 का कोर टॉपिक है। अगर एक ही तरह की आपदाएं बार बार आ रही हैं और नुकसान का पैटर्न भी वैसा ही है, जैसे पुलों का टूटना, सड़कों का बह जाना, हाँ, तो ये इस बात का एक साफ संकेत है कि शायद हमने पिछली घटनाओं से पर्याप्त सबक नहीं लिया है। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में एक बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है, लर्निंग एंड अडेप्टेशन। लर्निंग एंड एडेप्टेशन। जी, यानी पिछली आपदाओं के अनुभव से सीखना और भविष्य की रणनीतियों में, पॉलिसीज में, प्लानिंग में सुधार करना। अगर पुल या सड़कें बार बार एक ही तरह से फेल हो रही हैं, तो हमें उनकी डिज़ाइन पर, उनके कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर और उनके रेगुलर मेंटेनेंस की प्रक्रियाओं पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। क्या हमने वो कमजोरियां दूर की जो 2014 में सामने आई थी? ये सवाल प्रशासन को, पॉलिसी मेकर्स को खुद से पूछना होगा। बिल्कुल सही। और क्या इसमें जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का भी कोई रोल है? आजकल हर बड़ी मौसमी घटना को इससे जोड़कर देखा जाता है। निश्चित रूप से क्लाइमेट चेंज के एंगल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और ये यूपीएससी एनवायरनमेंट जीएस पेपर 3 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, ये घटना और हाल के वर्षों में हमने जो दूसरी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखी हैं, वो एक पैटर्न दिखाती हैं। क्या पैटर्न? पैटर्न ये है कि ऐसे तीव्र घटनाओं की फ्रीक्वेंसी, यानी वो कितनी बार हो रही हैं, और उनकी इंटेंसिटी, यानी वो कितनी भयानक हैं, ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं। पहले शायद ऐसी बारिश दशकों में एक आध बार होती होगी, अब ऐसा लगता है कि हर कुछ सालों में या लगभग हर साल कहीं न कहीं हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हाँ, ये तो महसूस हो रहा है, पर वैज्ञानिक इसे क्लाइमेट चेंज से कैसे जोड़ते हैं? मतलब क्या लिंक है? विशेषज्ञ इसे सीधे तौर पर बढ़ते हुए ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्विक तापमान से जोड़ते हैं। होता क्या है कि जब पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है तो हमारा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, ज्यादा नमी, ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकता है। अच्छा। और जब मौसम की स्थितियां अनुकूल होती हैं तो ये जो अतिरिक्त नमी वायुमंडल में है, वो बहुत कम समय में, बहुत ज्यादा मात्रा में, अत्यधिक तीव्र बारिश के रूप में बरस जाती है। इसी को कई बार आम भाषा में क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना कह दिया जाता है। हालांकि मौसम विज्ञान में क्लाउड बर्स्ट की एक स्पेसिफिक टेक्निकल डेफिनेशन है। हाँ, वो 100 mm वाली। जी, एक छोटे इलाके में 1 घंटे में 100 mm या उससे ज़्यादा बारिश, लेकिन मूल बात यह है कि कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं, और इसका सीधा संबंध वायुमंडल की बढ़ती हुई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी से है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हो रहा है। इसके अलावा हमें हिमालय क्षेत्र की अपनी भौगोलिक संवेदनशीलता, जोग्राफिकल वल्नरेबिलिटी को भी ध्यान में रखना होगा। हिमालय, जैसा हम जानते हैं, एक युवा और भूगर्भीय रूप से सक्रिय पर्वत श्रृंखला है। जियोलॉजिकली एक्टिव। हाँ, यंग माउंटेन्स कहते हैं इन्हें। बिल्कुल। यहाँ की चट्टानें और मिट्टी तुलनात्मक रूप से कम स्थिर हैं, फ्रैजाइल जियोलॉजी है। इससे ये क्षेत्र भूस्खलन और आकस्मिक बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड्स के प्रति स्वाभाविक रूप से ज़्यादा संवेदनशील है। क्लाइमेट चेंज इस प्राकृतिक संवेदनशीलता को और एम्प्लीफाई कर रहा है और बढ़ा रहा है। हाल ही में किश्तवाड़ में जो फ्लैश फ्लड आया था, जिसमें 65 से ज़्यादा जानें गईं, वो भी इसी बढ़ते खतरे का एक उदाहरण है। तो मतलब प्राकृतिक कारण और क्लाइमेट चेंज दोनों मिलकर इसे और खतरनाक बना रहे हैं। क्या इसमें मानवीय गतिविधियों, ह्यूमन एक्टिविटीज का भी कोई हाथ है? बिल्कुल है। मानवीय कारक, या जिन्हें हम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता,
जैसे भूमि उपयोग में बदलाव, लैंड यूज चेंजेस, खासकर पहाड़ी ढलानों पर वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन। जब पेड़ कटते हैं तो मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है। हाँ, जड़ें पकड़ कर रखती हैं मिट्टी को। सही कहा। फिर आता है अनियोजित और अनियंत्रित निर्माण कार्य, अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन, चाहे वो घरों का हो, होटलों का या सड़कों का। अक्सर ये ढलानों की स्थिरता, स्लोप स्टेबिलिटी का ध्यान रखे बिना किया जाता है। ये तो बहुत कॉमन है पहाड़ी इलाकों में। जी। और तीसरा, नदियों के जो बाढ़ क्षेत्र होते हैं, फ्लड प्लेन्स, उनमें अतिक्रमण कर लेना, इंक्रोचमेंट्स। ये सब कारक मिलकर आपदा के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। देखिए, प्रकृति तो अपना रास्ता लेती है, और जब हम उसके रास्ते में आते हैं या उसके संतुलन को बिगाड़ते हैं तो परिणाम विनाशकारी होते हैं। तो ये सिर्फ प्रकृति का प्रकोप नहीं है, इसमें हमारी अपनी गलतियों का भी योगदान है। ये बहुत जरूरी बात है। और यहीं से एक और महत्वपूर्ण और शायद थोड़ा विवादास्पद पहलू सामने आता है, जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी। एक बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया पर और कुछ राजनीतिक हलकों में भी उठ रहा है, हाँ। वो ये है कि जब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भारी बारिश का अलर्ट या चेतावनी जारी कर दी थी, तो फिर माता वैष्णो देवी की यात्रा को समय रहते क्यों नहीं रोका गया? जैसा हमने शुरू में बात की, 41 मृतकों में से 34 श्रद्धालु थे। जी। क्या इन मौतों को टाला जा सकता था अगर यात्रा पहले ही रोक दी जाती? पूर्व मुख्यमंत्री ने भी सार्वजनिक रूप से ये सवाल उठाया है। हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है, और ये सीधे तौर पर हमारी आपदा तैयारी, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, हमारे प्रतिक्रिया तंत्र, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म और प्रशासनिक जवाबदेही, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी पर उंगली उठाता है। ये गवर्नेंस GS पेपर 2 और एथिक्स GS पेपर 4 दोनों से जुड़ा मुद्दा है। कैसे? देखिए, सवाल ये है कि क्या हमारे पास ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम है जो IMD जैसी एक्सपर्ट एजेंसीज की चेतावनियों को तुरंत जमीनी कार्रवाई, ग्राउंड एक्शन में बदल सके? क्या अलर्ट जारी करने और यात्रा रोकने जैसे फैसलों के बीच कोई समन्वय, कोई कोऑर्डिनेशन की कमी थी, गैप था? क्योंकि सिर्फ अलर्ट जारी कर देना काफी नहीं होता। उस अलर्ट के आधार पर समय पर निवारक उपाय, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर जब हजारों लोगों की जान का सवाल हो। और IMD की चेतावनी तो शायद अभी भी है आगे के लिए। कहाँ? चिंता की बात यह है कि IMD ने आने वाले कुछ और दिनों के लिए भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी रखी है। अब यात्रा को अनिश्चित काल के लिए इंडेफिनेटली स्थगित कर दिया गया है। लेकिन बहस इसी बात पर है कि क्या ये निर्णय कुछ घंटे या शायद एक दिन पहले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि बाढ़ और भूस्खलन का खतरा अभी भी बहुत ज्यादा, वेरी हाई बताया जा रहा है। तो सबक यही है कि चेतावनियों को गंभीरता से लेना होगा। बिल्कुल। और प्रोएक्टिव निर्णय लेने होंगे, रिएक्टिव नहीं। इंतजार नहीं करना कि कुछ हो जाए फिर एक्शन लेंगे, पहले से तैयारी रखनी होगी। अच्छा, अब अगर हम इस पूरी आपदा के व्यापक प्रभावों, ब्रॉडर इम्पैक्ट्स की बात करें, तो अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या असर पड़ेगा इसका? प्रभाव काफी व्यापक और मल्टी डायमेंशनल है। सबसे पहले तो कनेक्टिविटी बुरी तरह प्रभावित हुई है। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले जो मुख्य मार्ग है वो बाधित हो गए हैं। हाँ, हाईवे बंद होने की खबरें थीं। जी। इसका असर न केवल स्थानीय लोगों की आवाजाही पर पड़ेगा, बल्कि व्यापार और खासकर पर्यटन पर भी पड़ेगा। हजारों पर्यटक, टूरिस्ट्स फंसे होने की खबरें हैं, जिन्हें निकालने के प्रयास चल रहे हैं। ये टूरिज्म सीजन के लिए एक बड़ा झटका है। और कृषि का क्या? कश्मीर तो अपने सेब के भागों, फलों के लिए जाना जाता है। हाँ, कृषि क्षेत्र को भी भारी नुकसान हुआ है। जो धान की फसलें थीं, पैडी फील्ड्स, मक्का, मेज, वो या तो पानी में डूब गई हैं या बह गई हैं। और सेब और दूसरे फलों के जो बाग हैं, ऑर्चर्ड्स, उनको भी नुकसान पहुंचा है। इसका सीधा असर किसानों की आजीविका पर पड़ेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी। और कुल आर्थिक नुकसान का कोई अंदाजा है? अभी सटीक आकलन, एग्जैक्ट असेसमेंट करना मुश्किल है, इसमें समय लगेगा। लेकिन शुरुआती अनुमान यही है कि ये नुकसान सैकड़ों करोड़ रुपए में हो सकता है। सैकड़ों करोड़। ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक शॉक है। तो इस पूरी चर्चा से, इस विश्लेषण से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? भविष्य के लिए क्या सबक हैं और आगे की राह क्या होनी चाहिए? ये UPSC डिजास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। देखिए, हर आपदा, चाहे वो कितनी भी विनाशकारी क्यों न हो, हमें कुछ न कुछ सिखाकर जरूर जाती है, बशर्ते हम सीखने को तैयार हों। हाँ। तो पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक है
अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का प्रभावी इंटीग्रेशन, इफेक्टिव इंटीग्रेशन। आईएमडी की चेतावनियों को सिर्फ जारी करना काफी नहीं है, उन्हें सीधे तौर पर तीर्थयात्रा प्रबंधन, पर्यटक प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन के एक्शन प्लान से जोड़ना होगा। एक स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी होनी चाहिए कि किस लेवल के अलर्ट पर क्या-क्या कदम उठाए जाएंगे, जैसे यात्रा कब रोकनी है, लोगों को कहां और कैसे हटाना है वगैरह। अलर्ट का मतलब एक्शन होना चाहिए, डिले नहीं। राइट, अलर्ट मतलब एक्शन। दूसरा, हमें आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करना होगा। हमें ऐसे पुल, ऐसी सड़कें, ऐसे ड्रेनेज सिस्टम्स बनाने होंगे जो इस तरह की चरम मौसमी घटनाओं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को बेहतर तरीके से झेल सकें। इसमें बेहतर इंजीनियरिंग डिजाइन, हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का उपयोग और सबसे जरूरी रेगुलर मेंटेनेंस शामिल है। ये महंगा जरूर है, लेकिन बार बार जो नुकसान होता है और फिर जो रिकंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आती है, उससे शायद ये लॉन्ग टर्म में सस्ता ही पड़ेगा। ये बात तो सही है। तीसरा, क्लाइमेट एडेप्टेशन पॉलिसीज। क्लाइमेट एडेप्टेशन पॉलिसीज ये अब सिर्फ किताबों या सेमिनारों का विषय नहीं रहनी चाहिए, इन्हें जमीन पर उतारना होगा। हमें ऐसी नीतियां बनानी और लागू करनी होंगी जो बदलते जलवायु और बढ़ते चरम मौसम की घटनाओं की वास्तविकता को स्वीकार करें और उनसे निपटने के लिए हमें तैयार करें। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? इसमें बहुत कुछ शामिल है, जैसे भूमि उपयोग की प्लानिंग, लैंड यूज प्लानिंग को सख्त करना, खासकर संवेदनशील इलाकों में, वनीकरण, एफोरेस्टेशन को बढ़ावा देना, जल संभर प्रबंधन, वाटरशेड मैनेजमेंट को सुधारना, और जो हमारे बिल्डिंग कोड्स हैं उन्हें अपडेट करना ताकि वो ज्यादा रिजिलिएंट बने। ओके। और चौथा? और शायद सबको जोड़ने वाला पॉइंट वो है विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन। आईएमडी, नेशनल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए, एसडीएमए, स्थानीय सरकारें, पुलिस, सेना और खासकर इस मामले में श्राइन बोर्ड जैसी धार्मिक संस्थाएं, इन सब के बीच सूचना का प्रवाह, इंफॉर्मेशन फ्लो बिल्कुल सीमलेस होना चाहिए, निर्बाध, और प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स में पूरा तालमेल होना चाहिए। साइलोज में काम नहीं चलेगा। हाँ, कोऑर्डिनेशन गैप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये सभी एजेंसियां मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगी तो भविष्य में ऐसी त्रासदियों को या तो रोका जा सकता है या कम से कम उनके प्रभाव को, उनके इम्पैक्ट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स इज क्रूशियल फॉर बिल्डिंग फ्यूचर रेजिलियंस। यही सबसे बड़ा सबक है। बिल्कुल सही कहा। पिछली गलतियों से सीखकर ही हम भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। जम्मू और कश्मीर की इस तबाही ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या बेहतर प्लानिंग और समय पर निर्णय से इतनी बड़ी जनहानि टाली जा सकती थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360, द ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।